बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों को क्वेश्चन होता है कि उनके नी जॉइंट्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि किस तरह से ये डेवलप करता है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज भी मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। जो अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे घुटनों के बीच में गैप आ गया। एक्चुअली जब कभी भी किसी को भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो गैप आता नहीं है, बल्कि गैप ख़त्म हो जाता है और कम हो जाता है। उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो हमारा घुटने का जोड़ है, वो बेसिकली 2 हड्डियों के बीच में जोड़ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली 4 बोन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं नी जॉइंट्स को बनाने के अंदर। ये जो ऊपर आपको बोन नज़र आ रही है, इसको हम फीमर कहते हैं। ये जो ऊपर नी कैप की तरह की नज़र आ रही है, इसको पटेला कहते हैं। ये हमारे पास है टिबिया और इसी के साथ पीछे की तरफ वो हमारे पास फिबुला होती है। ये टोटल 4 बोन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं और नी जॉइंट को बनाती हैं। इसे पूरे कॉम्प्लेक्स की तरह बनता है। अब होता ये है कि इस नी जॉइंट को कुशन देने के लिए इस जॉइंट को नीचे यहाँ पे रबड़ की तरह सॉफ्ट सी कार्टिलेज पड़ी हुई होती है, जो कि जब भी आप मूवमेंट करते हैं ना, जो आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन नज़र आ रही है, जब आप घुटने को इकट्ठा करते हैं या सीधा करते हैं, तो ये जो नीचे आपको रबड़ नज़र आ रही है, ये आपको कुशन का काम देती है। ये रगड़े ना आपस में, तो इस चीज़ का काम देती है। तो अब होता ये है कि जैसे-जैसे आपकी एज गुज़रती जाती है, एज के साथ-साथ आपके घुटनों के बीच में ये जो कार्टिलेज है, ये घिस जाती है। इसके ऊपर फ्रिक्शन आने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये ज़रूरी नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन फिर जो लास्ट सॉल्यूशन हमारे पास आता है, वो तो फिर घुटने की रिप्लेसमेंट आती है। बट आपको इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको घुटने को रिप्लेस करने में आपको इससे बचा सकती हैं कि आप सर्जरी की तरफ ना जाएं और आप विद फिज़िकल थेरेपी इस चीज़ को मैनेज कर लें। सो अब जो हमारे पास में मोस्ट ऑफ द केसेस आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्लिनिक के ऊपर, उनके अंदर ये होता है कि जब उनका एक्सरे करवाया जाता है तो उनकी जो मीडियल साइड है उसके ऊपर गैप ज़्यादा कम होता है, यानी कि गैप ज़्यादा ख़त्म हुआ होता है, ना कि लेटरल साइड के ऊपर। अब उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा मीडियल साइड का जो पार्ट है फीमर का, वो कुछ थोड़ा-सा लेंथेंड होता है, वो थोड़ा-सा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू द लेटरल साइड। इसलिए आपने मोस्टली नोटिस किया होगा कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनका मीडियल साइड जो अंदर वाली जो साइड है, वहाँ पे गैप ज़्यादा कम होता है। उनके एक्सरे करवा के हम इस चीज़ का आइडिया ले सकते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि आप अपनी हील के नीचे थोड़ी-सी कोई ना कोई इस तरह का हील वेज रख के आप इस साइड की स्पेस को थोड़ा-सा ऊपर कर सकते हैं, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये लेकिन ये वक़्ती तौर पे तरीका है। बट मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप कौन-सी पोज़ीशंस और एक्सरसाइज़ बना बना के इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। और ये अगर तो स्टार्टिंग है, तो फिर स्टार्ट के अंदर ये होता है कि एक साइड के ऊपर आपका गैप कम होता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर बढ़ती जाए और आप ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस तक चले जाएँ, तो आपको दोनों साइडों के ऊपर गैप जो है, वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा जो हमें साइन्स नज़र आते हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, उनके अंदर नॉर्मली स्वेलिंग होती है। अगर आप एक साइड नी जॉइंट को देखें और दूसरे को देखें, तो आपको एक साइड के ऊपर सोजिश नज़र आएगी और एक के अंदर तो आपको नी कैप बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमें मोस्टली स्वेलिंग के साथ भी पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन हमारे पास प्रेज़ेंट होती है, वो ये होती है कि पेशेंट्स के एक तो स्वेलिंग है और साथ में उन्हें यहाँ पे आप देखेंगे कि उनको रेडनेस भी शो होगी, कलर चेंजेस आए हुई होंगी स्किन के अंदर, तो ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक और सिम्पटम है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन है और जो लोग कॉल पे भी बताते हैं, मैसेज पे भी बताते हैं और क्लिनिक पे भी आके बताते हैं कि उनके घुटनों के अंदर से आवाज़ें आती हैं, क्रेपिटस इसको कहते हैं मेडिकल के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी ये जो कार्टिलेजेस हैं, जो कुशन्स जो हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जब ऊपर वाली हड्डी फीमर और नीचे वाली टिबिया ये आपस में मूव करती हैं, तो इसमें रगड़ने की आवाज़ें आती हैं। इस रगड़ की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से जो हमें आवाज़ आती है, इसको कहते हैं क्रेपिटस। ये भी एक साइन है जो कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लास्ट हमारे पास जो है, वो ये है कि जब भी किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो होता तो उनको नी जॉइंट के अंदर है। तो अब नी जॉइंट के अंदर होने की वजह से वो इस जॉइंट को काफ़ी ज़्यादा केयर और रेस्ट के साथ और सँभाल के रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बैक साइड के मसल हैमस्ट्रिंग हैं या क्वाड्रिसेप्स हैं, इनके अंदर वीकनेस आ जाती है। ख़ास तौर पे काफ मसल जो हैं, इनके ऊपर भी वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मसल वीकनेस भी देखने को मिलती है। अब
इस अगर किसी भी शख्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो अपना ट्रीटमेंट ना कराए तो उनमें 2 तरह की डिफ़ॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, जो ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फिर उनकी लाइफ़ का हिस्सा बन जाती हैं। अब इसको कहते हैं फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी। फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी का मतलब ये होता है, अब ये जो मूवमेंट होती है ना जिसमें आप घुटने को इकट्ठा करते हैं, इसको कहते हैं फ्लेक्शन। जिसको आप सीधा करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। अब देखें, अगर आप इस पेशेंट के ऊपर गौर करें तो इनका घुटना बिल्कुल 100% सीधा नहीं हो रहा, इनका फ़ोल्ड ही है। अब इसको कहते हैं फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफ़ॉर्मिटी, और ये मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में बन जाता है अगर वो प्रॉपर्ली अपनी फ़िज़ियोथेरेपी ना करवाएँ तो। सेकंड, इसके अंदर जो डिफ़ॉर्मिटी बनती है उसको कहते हैं जिनोवेरम। अब ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमारे पास नॉर्मल नी जॉइंट्स के साथ पेशेंट हैं, और ये वो हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ हैं। और मोस्टली ये जो डिफ़ॉर्मिटी है जिनोवेरम, इसमें एक बो टाइप लेग्स बन जाती हैं, तो जब पेशेंट चल भी रहा होता है तो वो इस तरह से फ़ील होता है कि जैसे एक एक साइड के ऊपर गिर रहा हो, मूवमेंट्स जो हैं वो सस्टेन्ड और सीधी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिनोवेरम है ये ग्रेड 4 या ग्रेड 3 के बाद ही जाके बनता है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की लास्ट स्टेजेस के अंदर ही जाके बनता है, ये स्टार्ट के अंदर नहीं बनता होता। सो अगर आपको जिनोवेरम है या फिर फिक्स्ड फ्लेक्शन नी फ्लेक्शन की डिफ़ॉर्मिटी बन गई है, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी एक दफ़ा असेसमेंट ज़रूर करा लें, ताकि आपको पता चले कि इसका किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि जिनोवेरम के जो पेशेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनको टोटल नी रिप्लेसमेंट ही रिकमेंड की जाती है। इनको विद फिज़िकल थेरेपी इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, बट फिज़िकल थेरेपी से ये है कि उनके सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपने एक्सरसाइज़ घर पे कौन-सी करनी है। इसमें अब जो टोटल नी रिप्लेसमेंट मैं आपको भी बता रहा हूँ कि घुटने जो चेंज होते हैं, वो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हालत हो जाती है नी जॉइंट्स की, जब आप नए जोड़ डलवाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी पेन और सिम्पटम्स और डिफ़ॉर्मिटीज़ जो कवर हो जाती हैं। सो अब आपने जो एक्सरसाइज़ करनी है, उसके अंदर आपने करना ये है कि आपने सीधे लेट जाना है या बैठ जाना है। दोनों आप कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि टॉवल लेना है, और लेना थोड़ा-सा सॉफ्ट है जो कि मूव कर सके। अगर आपको टॉवल सही इस तरह का नहीं मिल रहा है जो हार्ड है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि कोई बॉल ले लेनी है। सॉफ्ट होना ज़रूरी है, ताकि जब आप इसको प्रेशर दें ना नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सॉफ्ट चीज़ मिले, ताकि वो प्रॉपर से प्रेशर बेयर भी कर सके। साथ में जब आपने ऊपर की तरफ उठाना है तो कोशिश करना है कि पाँव को भी ऊपर की तरफ लेके आना है। अब इस एनिमेशन के अंदर थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, तो आपने जब भी इसको नीचे की तरफ दबाना है, 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, तकरीबन 5 से 10 दफ़ा करें, सस्टेन्ड स्ट्रेच के साथ। इसे कहते हैं नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़। ये आपके घुटने के जोड़ के लिए बहुत अच्छी है अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा जो आपने एक्सरसाइज करनी है, इसको हम कहते हैं हिप एबडक्शन एंड एडक्शन। इसमें आपने करना ये है, अगर हो सके तो आप अगर इस तरह से कर लें तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि सीधे लेटें, टाँग को बाहर की तरफ लेके आएँ और कोशिश करें इसको थोड़ा-सा उठा के करें, ये साथ में रगड़ के नहीं लेके आना है। सो मुझे कोई इस तरह की एनिमेशन मिल नहीं रही थी, सो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के दौरान में बता दूँगा। सो आपने इसको थोड़ा-सा लिफ्ट करना है, फिर बाहर की तरफ लाना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, अंदर लेके जाना है, 5 सेकंड के लिए रोकना है, फिर करना है। अगर ये नहीं होती आपसे, आपको करते हुए पेन हो रही है, तो आपने करना ये है कि इस टाँग को आपने फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है? इसको जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये वाली टाँग जो है वो सपोर्ट करेगी। इसको आपने मोड़ लेना है घुटने को, इसको आपने मोड़ के फिर यही एक्सरसाइज़ करनी है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इस बाहर ला के होल्ड करना है, फिर अंदर लेके जाना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसको भी आपने तकरीबन 5 से 10 दफ़ा करना है, और हर 3 से 4 घंटे के बाद करें। ये भी आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन को कम करने में बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज़ है वो ये है कि आपने एंकल पंपिंग्स करनी है। अब ये इस तरह की एक्सरसाइज़ है जो कि आपके काफ के मसल्स, अब ये जो काफ मसल्स हैं ना, ये भी बेसिकली नी जॉइंट्स के पास ही जाके लगते हैं, और ऊपर आपके जो टिबियालिस एंटीरियर के मसल हैं, ये इनको एक्टिवेट करेगा। सो आपने सीधे लेट जाना है या बैठ जाना है, और अपने टाँग को बिल्कुल सीधा करके अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर वापस नीचे लेके आना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और इन दोनों मूवमेंट्स के बीच में आपने होल्ड लाज़मी करना है, इतनी स्पीड के साथ बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपने इस चीज़ में अगर नोट किया हो, मैंने आपको ये 3 एक्सरसाइज़ बताई हैं, इसमें हमने एक दफ़ा भी घुटने को मोड़ने वाली वर्जिश नहीं की।
हमने ऐसी कोई भी वर्जिश नहीं करनी जिसमें आपके घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हों, क्योंकि अगर घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी तो ये तो नीचे रगड़ रगड़ के कार्टिलेज की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कार्टिलेज तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो आपके जो नी जॉइंट्स की जो हड्डियां हैं इनके अंदर भी स्पर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, ये और ज़्यादा नोकदार हो जाएंगी। सो हमने घुटने को मोड़ने वाली कोई वर्जिश नहीं करनी है। सो उसके जो नेबरिंग जॉइंट्स हैं, यानी कि एंकल जॉइंट है हमारा, या फिर हमारे पास जो हिप जॉइंट है, हमने इनको यूज़ करके अपने घुटने को ठीक करना है। सो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये कंडीशन है तो नीचे कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।